नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी लाइव और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। राजधानी लाइव में आज हम बात करेंगे देश की राजधानी चंडीगढ़, राजधानी दिल्ली, राजधानी देहरादून, राजधानी भोपाल, राजधानी लखनऊ और राजधानी मुंबई की। विस्तार से चर्चा करने से पहले दिखाते हैं आपको 6 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर राजधानी चंडीगढ़ से। पंजाब यूथ कांग्रेस 20 सितंबर यानी कि आज ट्रैक्टर रैली निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन करेगी, जिसमें यूथ कांग्रेस पूरे जोर शोर से हिस्सा लेगी। अब रुख करते हैं राजधानी दिल्ली का। किसानों के मुद्दों को लेकर कांग्रेस सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। रणनीति के तहत कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सोमवार को एक बैठक बुलाई है और इस बैठक के दौरान सोनिया गांधी सभी कार्यकर्ताओं के सामने न्यू फार्मर बिल को लेकर चर्चा करेंगी। तीसरी तस्वीर राजधानी देहरादून से। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और इस बीच हरिद्वार एसएसपी कार्यालय में कोरोना संक्रमण का प्रवेश हो गया। चौथी तस्वीर है राजधानी भोपाल से। उपचुनाव से पहले मध्य प्रदेश की सियासत की सरगर्मी बढ़ चुकी है। यहां लगातार राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर हो रही है। अब रुख करते हैं राजधानी लखनऊ का। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नोएडा में फिल्म सिटी बनाने का फैसला किया है, जिसके चलते फिल्म जगत से जुड़े उत्तर प्रदेश के लोगों ने उनका धन्यवाद किया, लेकिन समाजवादी पार्टी इसे जुमला बता रही है। और अब छठी और आखिरी तस्वीर राजधानी मुंबई से। करीब 3 महीने के बाद सुशांत सिंह राजपूत की मौत का सच सामने आने जा रहा है। जल्द ही एम्स की फॉरेंसिक टीम सुशांत सिंह राजपूत की मौत की वजह का खुलासा करेगी। आज सुशांत सिंह राजपूत की विसरा रिपोर्ट सामने आएगी। इन तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे हमारे खास कार्यक्रम राजधानी लाइव। सबसे पहले यहां पर बात करते हैं चंडीगढ़ की। पंजाब यूथ कांग्रेस 20 सितंबर यानी कि आज ट्रैक्टर रैली निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन करेगी, जिसमें यूथ कांग्रेस पूरे जोर शोर से हिस्सा लेगी। रैली में किसानों और आम लोगों को केंद्र सरकार के देश विरोधी नीतियों से अवगत कराया जाएगा। यूथ कांग्रेस का कहना है कि केंद्र सरकार ने विधेयक जारी करते हुए देश के किसानों, मजदूरों और आड़तियों के साथ धोखा किया है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार की ओर से किसानी के खात्मे के लिए पास किए गए काले कानून को पंजाब की खेती आधारित अर्थव्यवस्था को खत्म करने और किसानी के अस्तित्व को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें कि रैली में किसान काले कपड़े पहनकर ट्रैक्टर पर केंद्र सरकार के काले कानूनों का विरोध करेंगे। तो पंजाब यूथ कांग्रेस आज ट्रैक्टर रैली को निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन करने जा रही है। यह यूथ कांग्रेस का हल्ला बोल कहा जा सकता है। इस रैली में किसानों और आम लोगों को केंद्र सरकार के देश विरोधी नीतियों से अवगत कराया जाएगा और इसी के चलते आज यह रैली निकाली जाएगी। आपको बता दें, केंद्र सरकार के देश विरोधी नीतियों से यहां पर अवगत कराया जाएगा। यूथ कांग्रेस का इस पर यह कहना है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए और इस वक्त हमारे साथ चर्चा करने के लिए चंडीगढ़ से हमारे विशेष संवाददाता विनीत कपूर लाइव जुड़ चुके हैं। विनीत, केंद्र सरकार के कृषि विधेयक के खिलाफ यूथ कांग्रेस वर्कर ट्रैक्टर लेकर पहुंचेंगे। किसानों के पक्ष में विशाल ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया जा रहा है और इसमें पंजाब भर से आपसे यहां पर यह जानना चाहेंगे कितने ट्रैक्टरों का जो काफिला है वो चंडीगढ़ से दिल्ली पहुंचेगा। बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर अगर हम ट्रैक्टर रैली की बात करें तो ट्रैक्टर रैली नहीं, ये ट्रैक्टर रोष मार्च है और ये रोष मार्च जो है डेराबस्सी जो कि मोहाली ज़िले में पड़ता है यहाँ से शुरू होगा सुबह 10 बजे और दिल्ली के लिए रवाना होता हुआ नजर आएगा। रास्ते में कई जगह किसान जहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये रोष मार्च जो है वहाँ पर जाकर किसानों को भी समर्थन देने का काम करेगा। क्योंकि आज हरियाणा की बात करें तो आज हरियाणा में भी किसान जो हैं वो हाईवे जाम करने का आंदोलन जो है वो करते हुए नजर आएंगे। तो
ऐसे में ये आंदोलन जो है वो उनको समर्थन देने के लिए है। केंद्र सरकार की किसान मारू जो नीतियां हैं उसके विरोध में किया जा रहा है। सीधे तौर पर ऑर्डिनेंसों का विरोध किया जा रहा है जो बिल की शक्ल ले चुके हैं। ये कहा जा रहा है कि इन बिलों को एक सिरे से रद्द किया जाए, क्योंकि अगर ये बिल पंजाब के अंदर या हरियाणा के अंदर या अन्य राज्यों के अंदर लागू होते हैं तो फिर किसानी जो है वो बदहाली की तरफ बढ़ेगी, निजीकरण हो जाएगा किसानी का, मंडियों का, और साथ साथ अगर हम बात करें तो फसलों की खरीद जो एमएसपी पर कहा जाता था होगी वो भी नहीं हो पाएगी। तो ऐसे में बहुत सी शंकाएं हैं और उन शंकाओं के चलते ये प्रदर्शन किए जा रहे हैं और केंद्र पर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है कि आपने लोकसभा और राज्यसभा में जो बिल पास किए हैं उनको तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए। जी विनीत, जिस तरह से किसानों के इस संघर्ष में यूथ कांग्रेस वर्कर जो है वो साथ दे रहे हैं, सरकार द्वारा अगर अध्यादेश वापस नहीं लिया जाता तो क्या संसद का घेराव किए जाने की किसी तरह की कोई चेतावनी भी जारी की गई है यूथ कांग्रेस द्वारा? बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर अगर हम सरकार की बात करें तो जिस तरह से ये ट्रैक्टर रोष मार्च निकालकर दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली घेरेंगे, लोकसभा का घेराव करेंगे, वहां पर सीधे तौर पर कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर का तक घेराव किया जा सकता है। और किसान जो है वो यूथ कांग्रेस के साथ एकत्रित होते हुए नजर आ रहे हैं। किसान जत्थेबंदियां जो है वो इनके साथ में आ चुकी है और सीधे तौर पर केंद्र पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि इस तरह के प्रदर्शनों से केंद्र पर दबाव बनता हुआ नजर आए और केंद्र जो है वो भी किसानों की सार लेने के लिए संजीदा हो पाए, क्योंकि लगातार किसान जो है वो यही आरोप लगा रहे हैं कि इन ऑर्डिनेंसों को बनाने के लिए ना तो किसानों से जुड़ी पार्टियों से संपर्क किया गया, ना तो उनसे विचार विमर्श किया गया और ना ही किसानों से विचार विमर्श किया गया। इसी वजह से कहीं ना कहीं शंके बहुत ज़्यादा हैं और उन्हीं शंकों को दूर करने के लिए केंद्र जो है वो कहीं ना कहीं किसानों से राब्ता कायम करने का प्रयास नहीं कर रहा। आरोप लगा रहे हैं गंभीर और ये भी कह रहे हैं कि अपने जो निजी कह सकते हैं कि कंपनियां हैं या फिर जो निजी उद्योगपति हैं उनको फ़ायदा पहुँचाने का सरकार काम करती हुई नज़र आ रही है। आरोप बहुत से हैं केंद्र सरकार के ऊपर, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से जिस तरह से लगातार स्पष्टीकरण दिया जा रहा है, कहा जा रहा है एमएसपी पर ही खरीद होगी, मंडियां जो हैं उसका निजीकरण नहीं होगा, ये तक कहा जा रहा है किसानों को एक ऑप्शन मिलेगा। लेकिन किस तरह का ऑप्शन मिलेगा ये तो जब ये बिल एक्टिव होंगे, इंप्लीमेंट होगा, तब देखने वाली बात रहेगी। लेकिन फिलहाल इसका बड़े लेवल पर विरोध जो है वो पूरे देश के अंदर शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। जी, जिस तरह से सरकार द्वारा अपनी बातें रखी जा रही है और जिस तरह से कृषि विधेयक को लेकर अगर पंजाब की बात कर लें यहां पर, तो राजनीति जो है वो भी अपने चरम पर है, लगातार गरमाई हुई है। किसानों के रूप में बड़ा वोट बैंक बनाए रखने के लिए राज्य में सत्तासीन जो कांग्रेस पार्टी है और शिरोमणि अकाली दल की अगर बात करें तो दोनों ने विधेयक का जमकर विरोध बढ़ा दिया है। लेकिन बीजेपी जो है वो अपनी ही पार्टी के फैसले को लेकर अब तक खामोश है और अकाली दल ने भी किसानों के हक में अपनी आवाज को उठाना शुरू कर दिया है। तो क्या इसी वजह से बीजेपी पर आज कांग्रेस हावी होने की पूरी तरह से कोशिश कर रही है? तमाम रणनीति जो है वो तैयार कर ली गई है। बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर आज कांग्रेस के हाथ एक बड़ा मसला लगा है किसानी, और किसान खुद जब लामबंद हो रहे हैं केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ तो ज़रूर कहीं ना कहीं इस मसले पर राजनीति होती भी नज़र आ रही है। और इसी वजह से इस मसले को लेकर जो विरोधी पार्टियां हैं वो बीजेपी को घेरने की कोशिश भी कर रही हैं। और सवाल तब भी ज़्यादा खड़े हो गए जब एनडीए का घटक दल अकाली दल जो है वो खुद इसके विरोध में उतर आया और हरसिमरत कौर बादल जो केंद्रीय फूड प्रोसेसिंग मंत्री थी उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया और वो कहीं ना कहीं किसानों के साथ खड़ी होती नजर आई और ये तक आरोप लगा दिए कि ये जो बिल हैं ये किसानों के लिए हितैषी नहीं है, क्योंकि अगर हितैषी होते तो फिर किसानों की राय ली जाती, किसानों से जुड़ी पार्टियों की राय ली जाती। इसी वजह से कांग्रेस के हाथ एक बड़ी कड़ी जो है वो लगती हुई नजर आ रही है। हालांकि इस कड़ी से क्या कांग्रेस अपनी जो आने वाली चुनावी नैया है उसको पार कर पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल केंद्र को घेरने का, मोदी सरकार को घेरने का और भाजपा को घेरने का एक अच्छा विकल्प जो है वो जरूर कांग्रेस को मिला और उसी को पूरी तरह से बनाने की कवायद शुरू हो चुकी है। यूथ कांग्रेस का आज हल्ला बोल है और इसी के चलते आज ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया। किसानों के पक्ष में यूथ कांग्रेस जो है वो हल्ला बोलता हुआ यहां पर नजर आएगा। धन्यवाद विनीत तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। किसानों के मुद्दों को लेकर कांग्रेस सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। रणनीति के तहत कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सोमवार को एक बैठक बुलाई है और कल होने वाले इस बैठक के दौरान सोनिया गांधी सभी कार्यकर्ताओं के सामने न्यू फार्मर बिल को लेकर चर्चा करेंगी। सभी महासचिवों, प्रदेश यूनिट इंचार्ज और कमेटी के सदस्यों को इस बैठक में शामिल होने के लिए कहा गया है। कांग्रेस जल्द ही न्यू फार्मर बिल के खिलाफ आंदोलन शुरू करने वाली है।
माना जा रहा है कि इस बैठक में उसी रणनीति पर चर्चा की जाएगी। कृषि क्षेत्र से जुड़े 3 बिल को लेकर किसानों का जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। तो वहीं पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कृषि संबंधी बिल को लेकर कई सारे सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि मोदी सरकार द्वारा लाए जा रहे कानून से एमएसपी के सिद्धांत और सार्वजनिक खरीद प्रणाली बर्बाद हो जाएगी। पी चिदंबरम ने कई सारे ट्वीट किए। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा, एपीएमसी प्रणाली वास्तव में किसान के लिए एक सुरक्षा जाल है, लेकिन ये एक प्रतिबंधित बाजार है जो लाखों किसानों के लिए सुलभ नहीं है। तो कांग्रेस की मोदी सरकार को घेरने की पूरी तरह से रणनीति जो है वो कांग्रेस द्वारा बना ली गई है और इस रणनीति के तहत कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सोमवार को यानी कि कल एक अहम बैठक जो है वो बुलाई है और इस बैठक के दौरान सोनिया गांधी सभी कार्यकर्ताओं के सामने न्यू फार्मर बिल को लेकर चर्चा करेंगी। सभी जो महासचिव हैं, प्रदेश यूनिट इंचार्ज हैं और कमेटी के जो सदस्य हैं उनको इस बैठक में शामिल होने के लिए कहा गया है। और राजधानी दिल्ली से इस वक्त हमारे संवाददाता राजीव तिवारी लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, क्या लगता है किसानों के मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी संसद से लेकर सड़क तक लड़ाई के लिए तैयार दिख रही है? जिस तरह से किसानों के मुद्दों को लेकर कांग्रेस सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है, क्या उसी कड़ी में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कल सोमवार को बैठक बुलाई है और कृषि विधेयकों पर क्या कुछ रणनीति जो है इस बैठक में तैयार हो सकती है? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से कह सकते हैं कि कांग्रेस की तरफ से जो कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही थी, लगातार पहले भी कोशिश की जा रही थी और कहीं ना कहीं जो सत्र चला है उसके अंदर भी घेरने की कोशिश की जा रही है। मगर वहीं बात करें अब जिस तरीके से लोकसभा के अंदर जो 3 बिल किसानों के जो कैसे पक्ष में किसानों की तरफ से जो सरकार ने रखे थे वो पास करवा लिए गए हैं और राज्यसभा यानी कि आज राज्यसभा के अंदर रखे जाएंगे और कोशिश ये की जाएगी केंद्र सरकार की तरफ से कि उन बिलों को राज्यसभा के अंदर से भी पास करवा लिए जाए, क्योंकि 122 सीट यानी वोट चाहिए इसको पास कराने के लिए और सरकार कोशिश कर रही है, लगातार कोशिश कर रही है कि लगभग 130 वोट उन्हें मिल जाएं और ताकि इस बिल को पास कराया जा सके। मगर वही बात करें, कहीं ना कहीं किसान नाराज है केंद्र सरकार से और जो कांग्रेस पार्टी है वो कहीं ना कहीं किसानों को अपने हक में लेते हुए और कहीं ना कहीं जो रोड तक उतरने की बात की जा रही है, यानी कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि लगातार सरकार सत्ता से लेकर गलियारों तक यानी कि नीचे तक गलियों तक उतरिए किसानों के हक में और किसानों के लिए लगातार आवाज उठाते रहेंगे। मगर देखना होगा जिस तरीके से अब सोनिया गांधी खुद इस बैठक को अपने पक्ष में रखने की कोशिश कर रही है और यहाँ तक किसान जितने भी हैं यानी वो पूरे देश के जुड़े हुए हैं, यूथ है या फिर कहें जो और पार्टी के कार्यकर्ता हैं या फिर कमेटी के कार्यकर्ता हैं, सबको इस बैठक के अंदर बुलाया गया है और एक रणनीति बनाई जाएगी जो राज्यसभा से लेकर लोकसभा या फिर कहे जमीनी जो ग्राउंड है वहां तक हर सरकार घेरने की कोशिश करेगी और देखना होगा कि किस तरीके से रणनीति बनाई जा रही है, क्योंकि सोमवार का दिन कल है और कल ही रणनीति को काफी बड़े आयाम तक ले जाने की कोशिश की जाएगी और यहां तक कि केंद्र सरकार को लगातार भरपूर कोशिश की जा रही है घेरने की और कहीं ना कहीं किसान जो उनसे नाराज है, यानी कि जो किसानों को लगता है कि जो 3 बिल पास करवाए गए लोकसभा से वो उनके हक में नहीं है और कहीं ना कहीं सरकार उन पर जबरदस्ती थोप रही है और कहीं ना कहीं जो बड़े पूंजीपति हैं यानी जो किसी जगत से जुड़े हुए जो पूंजीपति हैं वो उनको फायदा देने की कोशिश कर रही है, ना कि गरीब किसानों को, क्योंकि गरीब किसान अपनी मर्जी से ना तो फसल बेच सकता है ना ही बीज खरीद सकता है, क्योंकि उनके पास इतने साधन नहीं हो पाते हैं या फिर अगर बीज वगैरह किसी के लिए खरीदने होते हैं तो वो उधार यानी कर्ज के तौर पर खरीदने पड़ते हैं और कहीं ना कहीं दिक्कतें कि उस ग्राउंड लेवल के किसान को आती है ना कि अपर लेवल को, क्योंकि जिस तरीके से उद्योगपति अपना बेनिफिट देखने के लिए कहीं ना कहीं सरकारों को चंदा देते हैं या फिर क्या किसी तरीके से मदद करते हैं, वो कहीं ना कहीं सरकारों के लिए फायदेमंद होता है और जो सरकार है वो कहीं ना कहीं उन उद्योगपतियों के बारे में सोच रही है ना कि गरीबों के बारे में। मगर बात करें जिस तरीके से कल की जो तैयारी की जा रही है यानी बैठक की जो तैयारी की जा रही है
उसके अंदर शायद ये भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी भी इसके अंदर बैठक में शामिल हो सकते हैं और जितने भी यूथ हैं उनको भी शामिल किया जाएगा और एक बड़ी रणनीति बनाई जाएगी जो पूरे राजीव, देश जिस तरह के से अंदर तमाम एक ये आप मैसेज जानकारी देगी दे रहे हैं कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी द्वारा किसानों को अपने पक्ष में करने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है। अगर हाईकमान की बात करें तो कल जिस तरह से आपने कहा कि दिल्ली में एक अहम बैठक बुलाई गई है और इसमें कांग्रेस कमेटी के, आपसे यहां पर जानना चाहेंगे, राहुल गांधी के तो कयास लग रहे हैं, लेकिन कौन कौन से कमेटी के मेंबर हैं, कौन कौन से वरिष्ठ नेता हैं जिनके शामिल होने की इसमें उम्मीद जताई जा रही है? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से जो कल की जो बैठक है उसके अंदर खुद सोनिया गांधी उपस्थित होंगी, राहुल गांधी की भी उपस्थिति की दर्ज की जा रही है और यहां तक कि प्रियंका गांधी है उनको भी शामिल किया जा सकता है और जो तमाम बड़े नेता हैं उनको भी शामिल करने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो संदीप रानी कह सकते हैं, सूरजबाल हो और या यानी कि कहीं या वो तमाम जितने भी नेता हैं, चाहे वो छोटे नेता हैं या बड़े नेता हैं, सबको उस बैठक के अंदर शामिल किया जाएगा और एक बड़ी रणनीति बनाई जाएगी जो पूरे देश के अंदर एक मैसेज देगी कि किसानों के खिलाफ केंद्र सरकार काम कर रही है और बड़े उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है और कहीं ना कहीं कृषि जो जगत के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं नाराज हैं और खास तौर पर कह सकते हैं जो पंजाब से जुड़े हुए या फिर कहें अकाली दल से जुड़े हुए कृषि लोग हैं वो कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रहे हैं केंद्र सरकार से और केंद्र सरकार से एक मांग करते थे कि जो बिल लेके आया जाए उनके पक्ष में लेके आया जाए, ना कि उनके विरोध में। और कहीं ना कहीं जो लगातार देखने को मिल रहा है सत्ता तक के और कहीं ना कहीं गलियारा तक के कृषि जगत के जितने भी लोग हैं या फिर नॉर्मल जो किसान है वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से नाराज है और कहीं ना कहीं पार्लियामेंट के बाहर उन लोगों ने कई बार प्रदर्शन करने की कोशिश की और इसी के बाबत कांग्रेस की मोदी सरकार को घेरने की पूरी तरह से तैयारी की गई है और सोनिया गांधी ने कल बैठक भी बुलाई है। राजीव, अगर मैं बात आज की करूं, ये बात कल की सोमवार की बैठक की हो गई, अगर आज की हम बात करें तो मोदी सरकार आज किसानों से जुड़ा जो 3 विधेयक है उसको भी राज्यसभा में पेश करने वाली है। आपको क्या लगता है उच्च सदन में विधेयकों को पास करना सरकार के लिए चुनौती भरा है? क्योंकि विपक्ष के साथ साथ सहयोगी दल जो है वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। इसको लेकर, आज को लेकर कांग्रेस की क्या कुछ तैयारी रहेगी? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से आपने कहा कि राज्यसभा के अंदर कह सकते हैं केंद्र सरकार बिल को पास कराने की कोशिश करेगी, मगर एक चीज और समझनी होगी, केंद्र सरकार के पास 86 वोट हैं, यानी कि 86 वोट जरूर हैं उनके पास, मगर इस बिल को पास कराने के लिए लगभग 122 वोट चाहिए और लगभग केंद्र सरकार कोशिश कर रही है क्योंकि विपक्षी दलों के साथ साथ जो और तमाम जो पार्टियां हैं उनसे बातचीत की जा रही है। यहां तक कि इसका जो मोर्चा है वो कहीं ना कहीं कल रात से ही स्टार्ट कर दिया गया है और उस मोर्चे को संभालने के लिए राजनाथ सिंह को आगे आना पड़ा है और कहीं ना कहीं फोन कॉल के द्वारा बात की जा रही है, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो या फिर कोई और नेता हो या फिर शिवसेना के नेता हो, वो तमाम उन सांसदों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से इस राज्यसभा के अंदर इस बिल को पास करवा लिया जाए। मगर कहीं ना कहीं एक चीज समझना होगा कि सरकार के पास बहुमत जरूर है मगर इतना भी बड़ा बहुमत नहीं है क्योंकि 86 वोट उनको कम पड़ेंगे इस बिल को पास कराने के लिए और लगभग 122 वोट चाहिए जो इस बिल को पास करवा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कोशिश जरूर की जा रही है, मगर देखना होगा जो आज की रणनीति है कांग्रेस पार्टी की भी या फिर कहें केंद्र सरकार की, केंद्र सरकार इस बिल को पास कराने की भरपूर कोशिश करेगी, मगर वहीं बात करें कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस पार्टी भी इस बिल को आज पास नहीं होने देगी। अगर ये बिल पास हो जाता है तो बड़ी रणनीति के तहत जमीन तक उतरने की कोशिश की जाएगी और लगातार सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी। जी बिल्कुल, तो आज बिल को पेश किया जाना है। अब देखना होगा कि किसकी रणनीति जो है वो यहां पर काम आती है और उसके बाद भी अगर बिल पास हो जाता है तो जिस तरह से हमारे संवाददाता राजीव ने बताया कि कांग्रेस की यह पूरी कोशिश रहेगी कि जमीनी लड़ाई जो है वो भी लड़ी जाए। धन्यवाद राजीव तमाम जानकारी देने के लिए और हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और इस बीच हरिद्वार एसएसपी कार्यालय में कोरोना संक्रमण का प्रवेश हो चुका है। जी हां, शुक्रवार को हरिद्वार के एसएसपी के जहां कोरोना संक्रमित होने की खबर सामने आई तो वहीं शनिवार को एसएसपी कार्यालय के अंतर्गत सीओ सदर भी कोरोना पॉजिटिव हो गए और इसके साथ ही पुलिस लाइन में जितेंद्र जोशी भी पॉजिटिव पाए गए। हरिद्वार पुलिस महकमे में सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक और एसएसपी हरिद्वार भी कोरोना की चपेट में आ गए। एसएसपी सेंथिल अबुदई कृष्णराज एस की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद सीओ सदर वीरेंद्र दत्त ढोबाल की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। रिपोर्ट आने के उपरांत उन्होंने अपने आप को होम आइसोलेट कर लिया है और इसी के साथ ताजा हेल्थ बुलेटिन में उत्तराखंड में कोरोना का बम फूटा है।
जिससे कोरोना संक्रमितों की संख्या 40,000 के पार हो चुकी है। तो सूबे में लगातार कोरोना संक्रमण का जो आंकड़ा है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तमाम दर्शकों को बता दें, एसएसपी तक कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। लगातार संक्रमितों की जो संख्या है उसमें बढ़ोतरी देखी जा रही है और इसी बीच हरिद्वार एसएसपी कार्यालय में कोरोना संक्रमण का प्रवेश हो चुका है। शुक्रवार को हरिद्वार के एसएसपी की कोरोना संक्रमित होने की खबर आई, तो वहीं कल शनिवार को एसएसपी कार्यालय के अंतर्गत सीओ सदर भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त देहरादून से हमारे संवाददाता विकास खरे लाइव जुड़ चुके हैं। विकास, उत्तराखंड में शनिवार को पहली बार एक ही दिन की अगर बात करें तो कोरोना के 2000 से ज्यादा मरीज मिले। एक ही दिन में रिकॉर्ड 2078 नए मरीज मिलने से विभाग में तो हड़कंप मची गया और इसके साथ ही राज्य में कुल मरीजों का जो आंकड़ा है वो 40,000 को पार भी कर गया। लेकिन अगर हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार पुलिस के महकमे के जो सिपाही हैं, जो इंस्पेक्टर है, इनके बाद अब एसएसपी खुद कोरोना की चपेट में आ गए। तमाम अपडेट चाहेंगे इस बाबत आपसे विकास। बिल्कुल लोकेश, बात की जाए तो जिस तरह से जो कोरोना संक्रमितों का मामला लगातार भारी उछाल उत्तराखंड में देखने को मिला। बात की जाए तो हरिद्वार में कल 289 जो केसेस सामने आए, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो पुलिसकर्मी है लगातार पॉजिटिव आ रहे हैं, जो अधिकारी हैं वो भी पॉजिटिव आ रहे हैं। बात की जाए तो हरिद्वार एसएसपी की उनकी रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई है, जिसमें कि वो 17 सितंबर को जो है मुख्यमंत्री प्रोग्राम में शामिल हुए थे। तो ऐसे में खुद एसएसपी ने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है। बात की जाए तो जितने भी और जो अधिकारी है, तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो भी लगातार यहाँ पर जो है पॉजिटिव आ रहे हैं। पूर्व में जो एक पुलिसकर्मी है नरेंद्र तोमर, जो कि थाना पथरी में तैनात था, उनकी भी कोरोना से मृत्यु हो चुकी है, जिनके 3 बच्चे हैं। तो ऐसे में जो खेलती जिंदगी थे, एक परिवार जो खुशहाल था, ऐसे में जो कोरोना है ऐसे लोगों की जो है जान ले चुका है। जो सिपाही है जो अपनी ड्यूटी को बखूबी से अंजाम दे रहे थे, तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। जो नरेंद्र तोमर है जो कि थाना पथरी क्षेत्र में यहाँ पर तैनात थे, इनको भी जो है कोरोना अपनी चपेट में लेकर इनकी भी जान ले चुका है। तो कहीं ना कहीं अब फिलहाल जो है एहतियात बरतने की जरूरत है। इस तरह से सरकारी विभाग में जो तमाम अधिकारी है और भी जो विभाग के अधिकारी है वो भी कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं। पूर्व में अगर बात करें तो अभी पिछले हफ्ते की जो अपर मेला कुंभ मेला अधिकारी हैं हरबीर सिंह, उनकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी, उनका भी इलाज फिलहाल लगातार जारी है। बात की जाए तो सीओ मंगलौर, उनकी भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, उनका भी इलाज लगातार जारी है। और कल जिस तरह से सीओ सदर की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, तो उन्होंने भी खुद को अपने आप को आइसोलेट कर दिया गया है। तो ऐसा में जो कोरोना वॉरियर्स है, जो जनता के सेवक हैं, वो भी लगातार कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। तो जिस तरह से अब मामले लगातार बढ़ रहे हैं और कल की बात करें तो उत्तराखंड के आंकड़ों की 2000 से जो भारी उछाल देखने को मिला है, आंकड़ा 2000 को पार कर चुका है। जो एक दिन में इस तरह के नए मामले आ रहे हैं, हरिद्वार में भी 289 मामले सामने आए। तो ऐसे में जिस तरह से कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार को भी तमाम एहतियात बरतने चाहिए जनता के हितों में। जिस तरह के जो भी यहाँ पर नए जो नियम है, जो सरकार की नई गाइडलाइन है, तो उनको भी सरकार को जो जनता पर फॉलो कराने के लिए, जिस तरह से आपने कहा कि सरकार को भी यहाँ पर तो सचेत होने की जरूरत है, लेकिन बीच में जिस तरह से खबरें आई थी कि उत्तराखंड के बॉर्डर पर कोरोना जांच के विरोध को देखते हुए राज्य सरकार ने कदम जो है अपने पीछे खींच लिए थे और कहा था कि बाहरी राज्यों से जो लोग 3 से 4 दिन के लिए उत्तराखंड में आते हैं, उन लोगों के लिए बॉर्डर पर कोरोना की जांच जो है वो जरूरी नहीं होगी। लेकिन राज्य में जिस तरह से कोरोना संक्रमण की जो रफ्तार है वो लगातार तेज होती हुई नजर आ रही है। ऐसे कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए उत्तराखंड की बात करें तो कितने कंटेनमेंट जोन है जो बनाए गए हैं? बिल्कुल लोकेश, बात की जाए तो जिस तरह से सरकार ने पिछले समय जो है कदम पीछे हटा लिए थे, तो बात किया जाए बॉर्डर पे जो लगातार चेकिंग हो रही है, जो भी बाहर से व्यक्ति बॉर्डर पे एंट्री कर रहा है उनकी बाकायदा वहां पर आईडी चेक की जा रही है, उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो सरकार के जो तमाम जो दावा हैं वो भी धरातल पर फेल होते हैं नजर आ रहे हैं। जिस तरह से कोरोना का जो आंकड़ा है लगातार बढ़ रहा है, 40,000 को जो है कोरोना का जो आंकड़ा है पार कर चुका है उत्तराखंड में। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ा गंभीर जो विषय है, कोरोना की संख्या जिस तरह से लगातार बढ़ रही है, बॉर्डर्स पे जो भी लोग बाहर के व्यक्ति आ रहे हैं उनकी भी लगातार थर्मल स्क्रीनिंग वहां पर की जा रही है। लेकिन पहले की भांति जो जिस तरह से थर्मल स्क्रीनिंग को बढ़ावा दिया जा रहा था, अब ऐसे में जो थर्मल स्क्रीनिंग को इस तरह से बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है। कुछ लोग जो बाहर से आ रहे हैं उनकी थर्मल स्क्रीनिंग में लिपापोती की जा रही है। तो ऐसे में जिस तरह जो कोरोना टेस्ट थी, जो वहां पर टेस्टिंग बढ़ा गई थी, उनमें भी पहले की भांति अब जो है बढ़ोतरी नहीं हो रही है। तो ऐसे में जिस तरह से कोरोना के नए मामले बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भारी संकेत और एक जो जनता के
लिए एक भारी जो कोरोना का प्रकोप है लगातार जिस तरह से बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं एक जो सरकार की कमियां यहाँ पर साफ तौर पे दिख रही है। और जिस तरह से अब जो भारी संख्या और हरिद्वार में जो तमाम छूट अनलॉक 4 में दी गई है, जो जनता है लगातार खुलेआम घूम रही, बिना मास्क का जो है जनता अब सड़कों पे घूम रही है। मार्केट की बात करें तो मार्केट में भी मास्क का बहुत कम प्रयोग किया जा रहा है। तो ऐसे में लोकेश अगर लोगों सरकार के द्वारा लोगों पर, हरिद्वार की जनता पर एहतियात नहीं बरते गए तो ऐसे में और भी नए मामले सामने आएंगे। और जिस तरह से भारी उछाल उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है लोकेश। विकास, आपसे यहां पर यह भी जानना चाहूंगा, पुलिस महकमे की अगर बात करें तो पुलिस महकमे में जिस तरह से आपने बताया कि हड़कंप मच चुका है, क्योंकि पुलिस महकमे में भी कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है वो भी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो प्रशासन द्वारा या फिर सरकार द्वारा उनके लिए क्या कुछ तमाम व्यवस्थाएं की जा रही है? बिल्कुल लोकेश, बात की जाए तो जिस तरह पुलिस महकमे में लगातार जो है पुलिसकर्मी पॉजिटिव आ रहे, चाहे वो इंस्पेक्टर हो या दरोगा हो, तो ऐसे में कई जो हमारे यहाँ जो कोतवाली है, जो थाने हैं, जो चौकियां है, कई पुलिसकर्मी संक्रमित हो चुके हैं। तो ऐसे में सरकार के द्वारा लगातार उनके हित में जो है सरकार के द्वारा दावा किया जा रहा है कि जो भी पुलिसकर्मी जो कोरोना वायरस है उनका इलाज सही तरह से और सही समय पर होगा, तो किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही नहीं बरती जाएगी। इस तरह से सरकार ने लगातार आदेश दिए हैं कि जो भी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं वो लगातार जो भी आम जनता है या पुलिसकर्मी है या कोई भी अन्य डिपार्टमेंट का अधिकारी उन पर लगातार निगरानी बनाए रखे। और बात की जाए तो जो हमारे कोरोना वायरस से पुलिसकर्मी जो जनता के सेवक हैं वो लगातार उस कोरोना का संक्रमित बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में जो पुलिसकर्मी है, जो जनता के सेवक है, वो भी अपनी जान पर खेलकर जनता की सेवा कर रहे हैं। तो ऐसे में भी जनता को भी सोचना चाहिए, खुद जो सरकार की गाइडलाइन है उनको भी फॉलो करना चाहिए, तो तभी कोरोना की तमाम जंग से दिशा जीता जा निर्देशों सकता का है। पालन करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से सूबे में लगातार संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है। क्योंकि कल एक ही दिन में रिकॉर्ड 2000 से ज्यादा, शनिवार को 2000 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के जो मामले हैं वो सामने आए थे। धन्यवाद विकास तमाम जानकारी देने के लिए और हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। राजधानी लाइव में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANP न्यूज। ब्रेक के बाद राजधानी लाइव में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए रुख करते हैं कुछ और राजधानी की खबरों की ओर। उपचुनाव से पहले मध्य प्रदेश की सियासत की सरगर्मी बढ़ चुकी है। यहां लगातार राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर हो रही है और इसी बीच ग्वालियर के 2 दिवसीय दौरे पर आए पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ सिंह ने ब्लॉक मंडल सेक्टर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक ली। प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि ग्वालियर को कैसे देश में आगे ले जाने के एजेंडे के साथ कांग्रेस सीट जीतेगी
और इस पर काम करेगी। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बीच भी जुबानी जंग जो है वो जारी है। कमलनाथ ने एमपी सरकार और शिवराज सिंह पर जोरदार वार करते हुए कहा कि जो 15 साल का हिसाब नहीं दे पाए वो 15 महीनों का हिसाब मांग रहे हैं। पर अब ये जिम्मेदारी मेरी है। जिन्होंने ग्वालियर को उपेक्षित रखा, हमें ग्वालियर की पहचान मध्य प्रदेश में नहीं पूरे देश में बनानी, तभी हमारा पूरा चंबल क्षेत्र का भविष्य बन पाएगा। हमें मध्य प्रदेश की नई पहचान बनानी है। कृषि क्षेत्र में क्रांति आए, मैंने शुरुआत करी थी और ये जितना भी बगले, मैं कह रहा हूं बगले, रिपीट कर रहा हूं, हमने 26 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। कितनी बड़ी चुनौती है। 53 लाख किसान, कभी कोई किसान आते हैं आपके मीडिया में, हमारा कर्जा नहीं माफ हुआ, उससे पूछिएगा कितने खाते हैं तुम्हारे, किस चीज का कर्जा था। हमने फसल बीमा का कर्जा की बात करी, ये इसको भी मैं जरा लंबे में बताना चाहता हूँ। हमने फसल ऋण की करी थी, किसी ने ट्रैक्टर खरीद लिया, मकान खरीद लिया, वो ऋण नहीं माफ होना था, वो पात्र नहीं था। जो जिसकी 2 लाख रुपए से ज्यादा थी उसका माफ नहीं होना था। मैंने कहा था 2 लाख रुपए तक माफ करें। शिवराज जी कहेंगे 10 दिन में माफ नहीं किया। शिवराज जी आप इतने नालायक तो नहीं है। तो कमलनाथ का ग्वालियर का दौरा है 2 दिवसीय। आपको बता दें उपचुनाव से पहले मध्य प्रदेश की जो सियासत है वो लगातार बढ़ती हुई यहां पर नजर आ रही है, सरगर्मी बढ़ती हुई नजर आ रही है। लगातार राजनीतिक पार्टियां जो है वो एक दूसरे पर हमलावर हो रही है और इसी बीच ग्वालियर के 2 दिवसीय दौरे पर आए पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ सिंह ने ब्लॉक मंडल सेक्टर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक ली और उन्होंने ये भी यहां पर आकर बताया कि ग्वालियर को कैसे देश में आगे ले जाने के एजेंडे के साथ कांग्रेस सीट जीतेगी। तो एक तरफ मध्य प्रदेश में महामारी का प्रकोप बढ़ रहा है, तो वहीं बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दल जो हैं वो नाराज और असंतुष्ट चल रहे कार्यकर्ताओं और नेताओं पर अपनी नजर गड़ाए हुए हैं। पहले बीजेपी ने महासदस्यता अभियान चलाया और अब कांग्रेस जो है वो भी यहां पर एक्टिव नजर आ रही है। ग्वालियर चंबल की अगर हम बात करें तो यहां पर दल बदल को जीत का आधार कहीं ना कहीं पर बनाया जा रहा है और इसी कड़ी में कमलनाथ ग्वालियर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और वहां पर तमाम वो बैठकें कर रहे हैं। और इसी बीच आपको यह भी बता दें राजनीतिक जगत में सियासी घमासान की खबरें जो हैं वो भी लगातार सामने आ रही है। अगर हम बात करें पूर्व मुख्यमंत्री की, अगर हम बात करें वर्तमान मुख्यमंत्री की, तो कमलनाथ और शिवराज सिंह चौहान के बीच में लगातार जुबानी जंग जो है वो भी जारी है और कमलनाथ ने एमपी सरकार और शिवराज सिंह पर जोरदार वार किया है और यह कहा है कि जो 15 साल का हिसाब नहीं दे पाए वो हमसे 15 महीने का हिसाब मांग रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नोएडा में फिल्म सिटी बनाने का फैसला लिया है, जिसके चलते फिल्म जगत से जुड़े उत्तर प्रदेश के लोगों ने उनका धन्यवाद दिया है। लेकिन समाजवादी पार्टी इसे जुमला बता रही है। समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री अभिषेक मिश्रा ने सरकार के इस फैसले को एक और जुमला बताया। उन्होंने कहा कि यूपी में पहली फिल्म सिटी समाजवादी सरकार ने दी है। उत्तर प्रदेश के फिल्म जगत से जुड़े लोग लगातार मांग करते रहे कि उत्तर प्रदेश में भी एक फिल्म सिटी होनी चाहिए ताकि उभरते हुए कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल सके और ज्यादा से ज्यादा निर्देशक उत्तर प्रदेश में फिल्में बनाने के लिए आगे आ सकें। तो आपको बता दें उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए
नोएडा में फिल्म सिटी बनाने का फैसला किया है और इसके चलते फिल्म जगत से जो जुड़े लोग हैं उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद भी कहा है। लेकिन उससे अलग समाजवादी पार्टी ने इसे जुमला बताया है। समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री अभिषेक मिश्रा ने सरकार के इस फैसले को एक और जुमला बताया। उन्होंने यहां पर कहा कि उत्तर प्रदेश में पहली फिल्म सिटी समाजवादी सरकार ने दी है, तो उत्तर प्रदेश के फिल्म जगत से जुड़े लोग जो हैं वो लगातार मांग करते रहे हैं इसकी कि उत्तर प्रदेश में एक फिल्म सिटी होनी चाहिए ताकि उभरते हुए कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल सके और ज्यादा से ज्यादा निर्देशक उत्तर प्रदेश में फिल्में बनाने के लिए आगे आ सकें। तो लगातार जिस तरह से फिल्म सिटी बनाने का जो मुद्दा है वो गर्माता हुआ नजर आता है उत्तर प्रदेश में, और अब नोएडा में फिल्म सिटी बनाने का फैसला उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में फिल्म शेड्यूल की बात करें, शूटिंग शेड्यूल की बात करें, तो ये यहां पर बढ़ती हुई नजर आई है। और इसी बीच अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा ऐलान करते हुए फिल्म सिटी बनाने का ऐलान जो है वो कर दिया है। अब फिल्म सिटी बनाने का जो प्लान है वो कहां तक पहुंचता है, किस तरह से आगे बढ़ता है, ये देखने वाली बात होगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए और चर्चा करने के लिए लखनऊ से इस वक्त हमारे संवाददाता पुनीत मोहन लाइव जुड़ चुके हैं। पुनीत, जिस तरह से देश को एक अच्छी फिल्म सिटी की दरकार है और जहां महाराष्ट्र के मुंबई की अगर बात करें तो वहां भीतरी बनाम बाहरी की बहस चल रही है, तो वहीं इस बीच ही योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश में 2 फिल्म सिटी बनाने की तैयारी जो है उसे शुरू कर दिया है। क्या इसे लेकर फिल्म बनाने के लिए जो डायरेक्टर हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, जो एक्टर्स हैं, वो इंटरेस्टेड है? क्या सरकार उनसे भी संपर्क कर रही है? देखिए, उत्तर प्रदेश के चुनाव में अब 16 महीने बचे हैं। ऐसे में सरकार के जो भी प्रोजेक्ट बाकी हैं उनको पूरा करना सरकार के लिए एक बहुत बड़ा टास्क है। फिल्म सिटी की बात काफी दिनों से चल रही थी क्योंकि मुंबई में भीतरी बनाम बाहरी का एक कभी न कभी एक मुद्दा चलता ही रहता है। और दूसरी बात, जो भी उत्तर प्रदेश के रंगमंच कर्मी हैं और जो भी आर्टिस्ट हैं वो चाहते थे कि यहाँ पर एक फिल्म सिटी बने ताकि यहाँ और बिहार के लोगों को, यानी भोजपुरी का भी वहां पर एक अच्छा सेटअप होगा, वहां के लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिले, वहां से भी लोग स्टार बन करके जाएं और आगे नाम कमाएं, प्रदेश का नाम रोशन करें। ऐसे में कहीं ना कहीं योगी सरकार नोएडा में एक फिल्म सिटी बनाने जा रही है और सरकार का पूरा प्रयास है कि जो भी रंगमंच कर्मी है, जो वरिष्ठ रंगमंच कर्मी है या जो भी फिल्म आर्टिस्ट हैं जो बॉलीवुड में एक अपनी पहचान बनाते हैं और उत्तर प्रदेश से आते हैं, उनकी पूरी मदद दी जाएगी। उनके सहयोग से इस पूरे सेटअप को बनने के बाद उनके पूरे सहयोग से इसको रनिंग किया जाएगा और जो भी यहाँ के आर्टिस्ट हैं, रंगमंच कर्मी हैं, उनको एक स्थान दिया जाएगा, एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा जहां से वो अपनी प्रतिभा को दिखा सके। हालांकि समाजवादी पार्टी से जुमला बता रही है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि सरकार की जितनी योजनाएं हैं वो ठंडे बस्ते में हैं। तमाम तरीके के वादे किए गए थे। हमने आगरा एक्सप्रेसवे बनाया, लेकिन सरकार का भी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का काम चल ही रहा है। जिस तरीके से अखिलेश यादव सरकार ने विकास किया था उस तरीके से योगी सरकार विकास करके दिखाई, क्योंकि फिल्म सिटी की सबसे पहले बात अखिलेश यादव ने करी थी और फिल्म सिटी की जो नींव है नोएडा में रखने की बात वो भी अखिलेश यादव की सरकार में हुई थी। ऐसे में कहीं ना कहीं केवल नाम बदलने की जो राजनीति है, यानी कि अखिलेश सरकार में जो भी निर्माण हुए थे उस पर अपना टैग लगा करके बीजेपी नाम कमा रही है, वही नाम कमाने की नीति इस बार भी बीजेपी अपना रही है। जी लोकेश। पुनीत, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में शूटिंग शेड्यूल जो है वो तेजी के साथ में आगे बढ़ रहा है और इसी बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिल्म सिटी बनाने का ऐलान कर दिया। फिल्म सिटी बनाने का जो प्लान है वो इस वक्त कहां तक पहुंचा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी तो लगातार आरोप प्रत्यारोप कर रही है और इस फिल्म सिटी में क्या कुछ सुविधाएं हों, क्या कुछ छूट मिल सके, फिल्म पॉलिसी को कैसे और अट्रैक्टिव बनाया जाए, इसको लेकर क्या सरकार सीधे फिल्म मेकर जो है उनसे पूछेगी या कैसे इसे अमली जामा पहनाया जाएगा? देखिए लोकेश, अगर हम पिछली सरकार से बात करें तो कई फिल्म मेकर्स ऐसे थे जिनको यूपी की लोकेशंस बहुत पसंद आई थी और वो यहाँ पर शूटिंग करना चाहते थे। कई ऐसी मूवी भी बनी जिनमें ज्यादातर शूटिंग लखनऊ में हुई है। इस दौरान जो भी यहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं, जो भी फिल्म मेकर्स आते थे उनसे उनकी मुलाकात होती थी। योगी आदित्यनाथ से भी कई फिल्म मेकर्स की मुलाकात हुई। उन्होंने मांग करी कि यूपी में बहुत अपॉर्चुनिटी है, यहाँ के लोगों में बहुत प्रतिभा है, यहाँ की जो लोकेशन है वो काफी अच्छी है, हम यहाँ पर शूटिंग करना चाहते हैं। ऐसे में तमाम तरीके की सुविधाएं उनको प्रदान करी गई। अगर यूपी में
कोई भी फिल्म शूट होती है तो वो टैक्स फ्री होती है, सरकार उसको टैक्स फ्री करती है, ज्यादा से ज्यादा रिबेट दी जाती है ताकि वो उनको ज्यादा से ज्यादा टैक्स ना देना पड़े, कम से कम टैक्स में उनकी यहाँ पर मूवी बन जाए। कई ऐसी मूवी हैं जो पूरी की पूरी उत्तर प्रदेश में ही शूट हुई है। अगर हम बात करें नोएडा में जो फिल्म सिटी बन रही है, अभी वहां पर निर्माण कार्य चल रहा है, उसके बाद एक समिति बनाई जाएगी, समिति के बाद में फैसले लिए जाएंगे जिसमें मुख्य भूमिका जो होगी, जो सूत्रों द्वारा पता चल रहा है कि जो फिल्म मेकर्स हैं जो यूपी से आते हैं और बॉलीवुड में एक अच्छा नाम अच्छा मुकाम रखते हैं वो उसमें होंगे। राजू श्रीवास्तव उसमें है। कई ऐसी कमेटी बनाई गई है जिसमें जो बॉलीवुड के स्टार्स हैं वो जो यूपी से बिलोंग करते हैं वो लोग उसमें अध्यक्षता करेंगे। अध्यक्षता करने के साथ ही यहाँ पर जो रंगमंच कर्मी है और जो बॉलीवुड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, मूवी लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनको एक स्पेस दिया जाएगा। यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा शूटिंग कराई जाएगी ताकि यहाँ से भी प्रतिभा निकल करके आगे जाए और देश और प्रदेश का नाम रोशन करे। जी लोकेश। पुनीत, जिस तरह से तमाम ये बातें सामने आई हैं तो जाहिर है उत्तर प्रदेश के जो कलाकार हैं, थिएटर आर्टिस्ट हो या फिर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के लोग हो, वो काफी एक्साइटेड होंगे नई फिल्म सिटी निर्माण को लेकर। इस पर अब जो अभिनेता हैं, जो नेता हैं, उनकी क्या कुछ रिएक्शन सामने आए हैं? देखिए लोकेश, मुख्यमंत्री का सभी रंगमंच कर्मी धन्यवाद कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनको एनएसडीए जाना पड़ता था दिल्ली में, जहां उनको रहने खाने का खर्चा अपने आप झेलना पड़ता था, मुंबई जाते थे, सालों लग जाता था कैरियर बनाने में। ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश में ही फिल्म सिटी बनती है तो उनको अपने घर से एक तो ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। नोएडा में ही अगर वो सीधे तौर पर स्टैंड अप आर्टिस्ट की ट्रेनिंग करने के साथ साथ कोई छोटा मोटा काम भी कर लेंगे तो सीधे तौर पर उनका जीवन यापन हो जाएंगे। क्योंकि जितने भी बॉलीवुड स्टार हैं जो यूपी से गए हैं, अगर आप उनकी जब कहानी सुनेंगे तो काफी उन्होंने संघर्ष किया है और सीधे तौर पर कई जिम्मेदारियां भी लोगों के ऊपर, कई घर परिवार की भी जिम्मेदारी होती है, लेकिन एक तो सपना पल्ला होता है कि बॉलीवुड में मुकाम बनाना है। अगर यहाँ पर फिल्म सिटी बनती है तो रंगमंच कर्मी हैं जो उत्तर प्रदेश के हैं, जो आगे नाम कमा सकते हैं, उनको भी मौका मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा मूवी मेकर्स यहाँ आएंगे, ज्यादा से ज्यादा मूवीज बनेंगी जिसमें उनको काम मिलेगा और अपने ही प्रदेश में अगर रोजगार मिलेगा तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर भी खुशी नजर आ रही है और जो भी रंगमंच कर्मी है वो मुख्यमंत्री का धन्यवाद कर रहे हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी इसे एक जुमला बता रही। समाजवादी पार्टी का कहना है कि सबसे पहले बात फिल्म सिटी की हमने करी थी, निर्माण कार्य करने की बात हमने करी। जो भी सरकार इस समय उद्घाटन कर रही है, ज्यादातर निर्माण कार्य तो समाजवादी पार्टी के हैं। 16 महीने बचे हैं, नींव रखना अच्छी बात है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी क्या चुनाव से पहले फिल्म सिटी कितनी ज्यादा बनकर के तैयार होती है और आगे की जो इसकी प्रक्रिया है वो कैसी रहेगी। जी लोकेश। पूरे जिस तरह से देश को एक अच्छी फिल्म सिटी की दरकार है और इसको अमली जामा पहनाने का काम जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर दिया है। उत्तर प्रदेश की और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की हमने यहां पर बात कर ली। अगर बॉलीवुड के तमाम एक्टर की बात करें जो कि योगी आदित्यनाथ या फिर भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते आए हैं, उनकी क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई है? देखिए, जो बॉलीवुड के कलाकार हैं उन्होंने साफ तौर पर मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया है। उन्होंने भी यही बात कही कि जिस तरीके का संघर्ष करके वो मुंबई पहुंचे हैं और जिस तरीके से संघर्ष के दिन उनके गुजरे हैं वो आने वाले रंगमंच कर्मियों के ना गुजरे, इसके बारे में सरकार को सोचना होगा। क्योंकि एनएसडीए में जब दिल्ली लोग जाते हैं, वहाँ इस ट्रेनिंग करते हैं, इस दौरान उनको जीवन यापन करने के लिए कुछ ना कुछ रोजगार करना पड़ता है। अगर काफी किसी की स्टोरी पढ़ेंगे तो कोई फुटपाथ पर सोया है, किसी ने 2-2 दिन खाना नहीं खाया है, लेकिन अगर ऐसे में उनको अपने ही प्रदेश में मूवीज में काम करने को मिलेगा। जब नोएडा में फिल्म सिटी बन जाएगी तो जाहिर सी बात है कि मूवी मेकर्स ज्यादा से ज्यादा उत्तर प्रदेश की ओर अट्रैक्ट होंगे और यहाँ पर लोकेशंस काफी अच्छी हैं। सोनभद्र में लोकेशन अच्छी है, आगरा के ताजमहल में शूटिंग होती है, आगरा के ताजमहल के आसपास शूटिंग होती है, लखनऊ में शूटिंग होती है, अयोध्या जो कि एक बहुत बड़ा हेरिटेज बनने जा रहा है, जो एक बहुत बड़ा टेंपल बनने जा रहा है, वहां पर शूटिंग होगी। तो ऐसे में अगर धीरे धीरे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और ऐसे में अगर शूटिंग होती तो सरकार को भी फायदा होगा। भोजपुरी इंडस्ट्री मांग कर रही थी कि उसे बिहार के अलावा शूटिंग करने के लिए या तो मुंबई जाना पड़ता है या गोवा जाना पड़ता है, जिससे उनकी जो मूवी की कॉस्ट है वो काफी ज्यादा आती है। ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश में उनको तमाम सुविधाएं प्रदान करी जाएंगी तो उत्तर प्रदेश से सटा हुआ राज्य बिहार है, उनकी जो कॉस्टिंग है वो कम आएगी और यहाँ पर जो प्रतिभाएं हैं जो किसी कारणवश दिल्ली जाकर के ट्रेनिंग नहीं कर सकते, जो मुंबई जाकर के प्रयास नहीं कर सकते, अगर यहाँ पर फिल्म सिटी बना करके यहाँ पर अगर मूवी मेकर्स आएंगे तो कहीं ना कहीं लोगों को काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा और यहाँ से जो प्रतिभाएं निकलेंगी वो पूरे देश में प्रदेश का नाम रोशन करेंगी। जी लोकेश। बिल्कुल, धन्यवाद पुनीत तमाम जानकारी देने के लिए। तो योगी सरकार ने फिल्म सिटी बनाने का ऐलान किया है और लगातार इस पर तमाम जो जानकारी है हमारे संवाददाता पुनीत दे रहे थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। करीब 3 महीने के बाद सुशांत सिंह राजपूत की मौत का सच सामने आने जा रहा है। जल्द ही एम्स की फॉरेंसिक टीम सुशांत सिंह राजपूत की मौत की वजह का खुलासा करेगी। आज सुशांत सिंह राजपूत की विसरा रिपोर्ट सामने आएगी। विसरा रिपोर्ट मिलने के बाद एम्स के डॉक्टरों की पैनल
फाइनल मीटिंग करेगी और मीटिंग में सुशांत सिंह राजपूत की विसरा रिपोर्ट पर बातचीत की जाएगी। विसरा रिपोर्ट से साफ हो जाएगा कि सुशांत सिंह राजपूत को जहर दिया गया था या नहीं। बड़ी बात यह है कि कलिना फॉरेंसिक ने पहले अपनी रिपोर्ट में सुशांत सिंह की विसरा रिपोर्ट को नेगेटिव बताया था और खास बात यह भी है कि एम्स फॉरेंसिक टीम ने दिवंगत अभिनेता के 20% विसरा की जांच के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की है। इसके पहले मुंबई पुलिस ने सुशांत सिंह राजपूत के 80% विसरा को जांच में इस्तेमाल कर लिया था। विसरा रिपोर्ट से जानकारी मिलेगी कि सुशांत सिंह राजपूत के शरीर में किसी तरह का जहरीला पदार्थ मौजूद था या नहीं। विसरा रिपोर्ट से सुशांत सिंह राजपूत की मौत का समय भी पता चल सकेगा। इसके पहले टाइम ऑफ डेथ को लेकर कुछ भी क्लियर नहीं था। सुशांत केस की जांच में सीबीआई, एनसीबी, ईडी जुटी हुई है और अभी तक सुशांत की मौत की असली वजह जो है वो सामने नहीं आई है। लेकिन इस रिपोर्ट के आने के बाद एक बड़ा खुलासा हो सकता है। तकरीबन 3 महीने के बाद आज सुशांत सिंह राजपूत की मौत का जो सच है वो सामने आ सकता है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मुंबई से हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी लाइव जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, सुशांत सिंह राजपूत की मौत का सच क्या है? आज विसरा रिपोर्ट में यह राज खुलने वाला है। करीब 3 महीने के बाद सुशांत सिंह राजपूत की मौत का सच सामने आ सकता है। अब तक मौत का जो रहस्य है वो जस का तस बना हुआ है। क्या कुछ उम्मीदें, क्या कुछ तस्वीरें आज की आ सकती हैं? देखिए लोकेश जी, सुशांत सिंह राजपूत मौत को लेकर देश की जो है 3 बड़ी एजेंसियां जांच कर रही है, जिसमें एनसीबी, सीबीआई और ईडी। लगातार जिस तरह से करीब 3 महीने गुजर गए हैं, लेकिन अभी तक सुशांत की मौत को लेकर कोई इस तरह का सुराग नहीं मिला है जो ये साफ कर सके कि सुशांत सिंह ने हत्या की थी या आत्महत्या की थी। जाहिर तौर पर जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत की जो आज रिपोर्ट आने वाली, मिश्रा की रिपोर्ट आने वाली, ऐसे में माना जा रहा है कि कभी भी जो है बड़ा खुलासा हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ लगातार जो है एम्स की जो फॉरेंसिक टीम ये बता रही है कि सुशांत सिंह की मिश्रा रिपोर्ट को जो जिस तरह से संरक्षण किया गया था वो कहीं न कहीं गलत तरीके से किया गया था, उसको लेकर एक बड़ा बयानबाजी हुई है। सत्यप्रकाश, आपसे यहां पर यह जानना चाहूंगा, सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से लगातार कूपर हॉस्पिटल पर ही सवाल खड़े किए जा रहे थे, तो वहीं जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें मौत का जो समय है वो नहीं लिखने से और भी ज्यादा सवाल खड़े हुए। अब विसरा रिपोर्ट मिलने के बाद क्या एम्स के डॉक्टरों का जो पैनल है सुशांत की मौत के सच पर फाइनल मीटिंग करेगा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी क्या इस पर बात हो सकती है? जयतौर पर लोकेश, देखिए आज जो है एम्स की जो फॉरेंसिक टीम है, विसरा रिपोर्ट आ गई है, वो जो है सीबीआई को सौंपेगी। वहीं एक एम्स की जो है एसआईटी टीम संगठित की गई है जो सीबीआई को इन तमाम रिपोर्ट के बारे में जानकारी देगी। वहीं यह भी बताया जा रहा है कि जिस तरह से मुंबई पुलिस और कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने सुशांत के मिश्रा को जो है संरक्षित किया था, वो कहीं न कहीं गलत तरीके से किया था। हालांकि डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने साफ तौर पर कहा है कि एम्स की जो है टीम जो है महज 20% मिश्रा रिपोर्ट को लेकर जांच की है, जिसमें काफी बड़ी दिक्कतें भी आई हैं। वहीं अब माना जा रहा है कि जिस तरह से रिपोर्ट आई है उसको लेकर कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर और मुंबई पुलिस से भी पूछताछ दोबारा की जा सकती है। फिलहाल आज जो है मीटिंग होने वाली है और इस मीटिंग में पूरा साफ हो जाएगा कि आखिरकार सुशांत की मौत किस वजह से हुई थी। लेकिन जिस तरह से बताया जा रहा है कि एम्स मिश्रा के द्वारा जो है सुशांत के बॉडी में जहर की मात्रा थी या नहीं थी, अगर जहर नहीं था तो ड्रग्स की मात्रा थी नहीं या नहीं थी, ओवरडोज की अगर बात की जाए तो ड्रग्स का ओवरडोज तो कहीं ज्यादा नहीं था। तो तमाम चीजें जो है आज कभी भी खुल सकती है। ठीक है सत्यप्रकाश, जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले में रोज नए नए खुलासे होते आए, क्या लगता है सीबीआई की जो एसआईटी है इस केस में हर कदम फूंक फूंक कर जिस तरह से कदम रख रही है, इस हाई प्रोफाइल मामले में कौन से ऐसे पहलू हैं जो तफ्तीश के दौरान अहम रोल जो है वो अदा कर सकते हैं? जय देखिए, सीबीआई लगातार करीब 1 महीने से जांच कर रही है। ऐसे में जब सीबीआई को लगा कि तमाम पूछताछ के बाद भी कोई एंगल नहीं मिल रहा, तो सीबीआई ने क्या जो है सुशांत के मिश्रा रिपोर्ट को जो है एम्स की फॉरेंसिक टीम को सौंपा है।
हालांकि तमाम गहन अध्ययन के बाद ये जानकारी मिल रही है कि सीबीआई जो है कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में अहम बड़े खुलासे कर सकती है। लेकिन जिस तरह से आज मीटिंग ली जा रही है, मीटिंग के बाद एक खुलासा हो पाएगा। लेकिन दूसरी अहम बात यह है, सुशांत सिंह की मौत आखिर कैसे हुई। दूसरी बात, सुशांत सिंह की मौत को लेकर तमाम तरह के अटकलें लगाई जा रही है कि सुशांत सिंह मानसिक स्थिति में ठीक ठाक थे। वहीं जिस तरह से यह बताया जा रहा है कि सुशांत सिंह मौत के दिन जो है दिशा सालियान की मौत हुई थी। दिशा सालियान की मौत को लेकर जो है कहीं न कहीं जोड़ा जा रहा है, तमाम जानकारी निकाली जाती, कहीं ये कनेक्शन तो नहीं है। लेकिन तमाम जिस तरह से चश्मदीद है, जिस तरह से तमाम लोगों के बयान आ रहा है, ऐसे में बताया जा रहा है कि दिशा सालियान की मौत को लेकर कहीं न कहीं सुशांत की मौत से जोड़ा जा रहा है, जो तमाम अहम बड़े खुलासे कर सकते हैं। लेकिन मुंबई पुलिस से जिस तरह से कल जानकारी मुझे मिली थी, ये साफ तौर पर बताया गया था, अब तक सीबीआई ने जो है दिशा सालियान की मौत का फाइल पेपर अभी तक मुंबई पुलिस से नहीं मांगा है, बल्कि मुंबई पुलिस ही पूरी तरह से आश्वस्त है कि जब भी सीबीआई इस पूरे मामले की जांच के लिए कहेगी तो मुंबई पुलिस बिल्कुल तैयार है उनको पूरी रिपोर्ट देने के लिए। जी सत्यप्रकाश, इसके पहले भी विसरा जांच हुई थी, जब 80% सैंपल लिया गया था वो रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, और अब जो 20% सैंपल लिया गया है, अगर उस रिपोर्ट में पॉजिटिव आता है तो आपको क्या लगता है, अगर हम महाराष्ट्र सरकार की बात करें, अगर महाराष्ट्र पुलिस महकमे की बात करें, तो क्या किस तरह से वो कटघरे में खड़ा हो सकते हैं? जाहिर तौर पर लोकेश, देखिए जिस तरह से मुंबई पुलिस ने 80% विसरा की रिपोर्ट की थी, उसमें जो है मुंबई के जो कलीना फॉरेंसिक लैब है, उन्होंने साफ तौर पर कहा थी सुशांत की मौत में इस तरह का कोई आशंका नहीं है, हालांकि निगेटिव बताया था। लेकिन उसके बाद जब सीबीआई जांच करने लगी, सीबीआई को तमाम जानकारी मिली, सीबीआई ने इसको जो है एम्स की फॉरेंसिक टीम को जो है विसरा रिपोर्ट दिया, हालांकि 20% ही विसरा रिपोर्ट दिया है। लेकिन सबसे अहम खुलासा कल जो है सीबीआई के ऑफिसर डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने कहा है कि विसरा रिपोर्ट के साथ भी छेड़छाड़ की गई थी। मतलब ये भी सवाल अब मुंबई पुलिस और एम्स कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टरों के ऊपर उठाया जा रहा है। वहीं विसरा को संरक्षण को लेकर भी सवाल उठाया जा रहा है कि विसरा के जो रखा गया था सुशांत का एक महज बोतल में दिया गया है, लेकिन वो सही तरीके से संरक्षण नहीं किया गया है। ऐसे में जाहिर तौर पर इस तरह से बताया जा रहा है कि रिपोर्ट अगर पॉजिटिव आती है तो जाहिर तौर पर महाराष्ट्र सरकार के साथ साथ मुंबई पुलिस की बहुत बड़ी फजीयत होने वाली है। तो क्या लगता है आपको, विसरा जांच के बाद में आखिरकार यह पता चल जाएगा कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई थी या फिर आत्महत्या? जाहिर तौर पर लोकेश, विसरा की रिपोर्ट इसलिए की जाती है कि अगर कोई शख्स जो है उसकी आकस्मिक हत्या हो जाती है या फिर ओवरडोज के चलते मौत हो जाती है, एक्सीडेंट की मौत हो जाती है, ऐसे में विसरा करवाया जाता है। लेकिन जब मामला हाई प्रोफाइल हो तो इसमें बहुत ध्यान बरतना होता है, बहुत सावधानी बरतनी होती है। जिस तरह से मुंबई पुलिस ने महज 20% विसरा रिपोर्ट जो है एम्स को दिया है, ऐसे में माना जा रहा है कि बड़ी सावधानी से बड़े ही उच्च स्तर की जो है जांच करने के बाद एम्स ने रिपोर्ट लिया है और किया है। जाहिर तौर पर जिस तरह से तमाम अटकलें लगाई जा रही थी, विसरा रिपोर्ट में सुशांत ने कब कितना लिक्विड लिया था, ड्रग्स लिया था, उनकी पॉइजन जहर से मौत हुई थी या उनका गला दबाया गया था। वहीं सबसे अहम बात, सुशांत की मौत का उस समय भी खुलकर सामने आएगा जो कूपर हॉस्पिटल में समय क्यों निर्धारित नहीं किया था, समय को नहीं बताया। आखिरी सवाल ये लेना चाहूंगा, क्या एम्स की डॉक्टरों की जो टीम है उसने ये जो रिपोर्ट है सीबीआई को सौंप दी है या फिर कब सौंपने की बात सामने आ रही है? देखिए, आज एम्स की टीम के जो एक्सपर्ट हैं वो सीबीआई के साथ रिपोर्ट सौंपेंगे और तमाम उस पूरे मामले पर अध्ययन करेंगे और बातचीत करेंगे। तमाम खुलासे एम्स की टीम जो है सीबीआई को बताएगी, उसके बाद सीबीआई इस पूरे मामले में आएगी और फिर जिस तरह से रिपोर्ट आएगी उसके बाद सीबीआई अगला कदम उठाने की तैयारी में है। बिल्कुल, तो सुशांत की मौत की सही वजह क्या है, इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद जो तमाम तस्वीरें हैं वो साफ हो पाएंगी। धन्यवाद सत्यप्रकाश तमाम जानकारी देने के लिए और हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इसी के साथ ही राजधानी लाइव में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज।